रामकृष्ण फोर्जिंग्स के एग्जीक्यूटिव होल टाइम डायरेक्टर और ग्रुप सीएफओ ललित खेतान सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ललित जी हाय, गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो फेस्टिव ग्रीटिंग्स, हैप्पी दीपावली हम सब की तरफ से सर। आपको भी आशीष जी और सारे व्यूअर्स को फेस्टिव ग्रीटिंग। थैंक यू ललित सर। इस बार की हाईलाइट है ऑपरेशनल चैलेंजेस, और एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट आपके कॉन्ट्रैक्ट भी हुए मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स 22.2% पे दिख रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन के पीछे कोई खास वजह? प्लस क्योंकि अब 2 क्वार्टर्स आ गए, H1 अपने हाथ में, H1 के मार्जिन दिख रहे हैं मुझे 21.7% पे। मैंने खुद कोई कैलकुलेशन नहीं करा, आपकी रिलीज ही कह रही है 21.7%। हमारे फुल ईयर के मार्जिन टारगेट्स थे 23% के। तो एक तो ये कॉन्ट्रैक्शन Q2 में क्यों, और हम जो फुल ईयर से थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, अभी भी कॉन्फिडेंस हो 23% के एनुअल मार्जिन हम अचीव कर पाएंगे? आशीष जी देखिए, मैं फुल ईयर कंसोल की बात करूं तो हमारा कॉन्फिडेंस 22% मार्जिन का है, जो हम बहुत आराम से अचीव कर पाएंगे। और पिछले साल के अगर आप कंसोल नंबर के बात करो तो 22 के नीचे ही थे मार्जिन की बात, तो वो रहेंगे। और क्योंकि कंपनी ने जो एक्विजिशंस किए हैं जो पिछले साल से, उन सबका इम्पैक्ट अभी आ रहा है और धीरे धीरे रैंप अप हो रहा है, और कंपनी काफी अच्छे तरह से इन एक्विजिशंस को लेके आगे बढ़ रही है और इन सबका इम्पैक्ट दिख रहा है। अगर आप देखो हमारी टॉप लाइन में, हमारे एबिटा ग्रोथ में और हमारे ओवरऑल नंबर्स में, तो हर चीज हमारी बेहतर होते जा रही है। मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट में अगर H1 की बात करते हैं तो, लेकिन हमने बताया था अगर पिछले क्वार्टर में देखूं तो एक वन ऑफ आइटम था 17.5 करोड़ का, अगर वो हटा दे तो हमारा मार्जिन भी मेंटेन्ड है और आगे जाके ये मार्जिन मेंटेन रहेंगे और रेदर बेहतर होंगे। अच्छा, हो रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रियलाइजेशन कूल ऑफ हो रहा है। आप कह रहे हो रीसेंट एक्विजिशंस नेसेंट स्टेज पे हैं, कंपनी लेवल पे लाने में शायद समय लगे, तो ये कॉन्फिडेंस, ये कितने समय में कंपनी ओवरऑल मार्जिन्स के लेवल्स पे आपके रीसेंट एक्विजिशंस आ जाएंगे? और दूसरा हाँ अच्छा, हाँ पहले ही कर देते हैं। हाँ तो आशीष जी अगर आप देखो तो ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखेगा। आपको अगला क्वार्टर इस क्वार्टर से बेहतर दिखेगा और उसका अगला क्वार्टर और बेहतर दिखेगा। और आप जो FY26 देखोगे तो सब कुछ अपने फुल पोटेंशियल पे दिखेगा। हमारी जो परफॉर्मेंस है रामकृष्ण फोर्जिंग की FY26 आपको बताएगी कि हम कहाँ जा रहे हैं ना। ऐसी कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट इस दिक्कत वाले माहौल में। खेतान सर कॉन्फिडेंट है भाई, सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स मार्जिन्स इंप्रूवमेंट, और FY26 अगला फाइनेंशियल ईयर जो मार्च के बाद शुरू होगा उस पे फुल पोटेंशियल पे आपको मार्जिन्स आते हुए नजर आएंगे। अच्छा, 63% रेवेन्यूज आते हैं डोमेस्टिक से, वॉल्यूम्स आते हैं डोमेस्टिक से। मैं Q2 के कैलकुलेशन कर रहा था, जहां वॉल्यूम्स बढ़े 15%, आय भी बढ़ी 14-15%। एक्सपोर्ट मामला ठंडा दिख रहा है, वॉल्यूम 7-8%, रेवेन्यू तो सिर्फ 5-6%। डिमांड एनवायरमेंट शेपअप कैसा हो रहा है, और ये एक्सपोर्ट मार्केट ज्यादा ठंडे पड़ रहे हैं क्या? यस, आप देखो अगर आप भारतीय मार्केट को देखो और एक्सपोर्ट मार्केट देखो तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका अभी थोड़ा ठंडा है, और आप सारे ऑटो कंपनियों की कमेंट्री देखो तो मालूम पड़ा वहां एक्सपोर्ट्स में अभी रेदर मॉडरेशन ऑफ डिमांड, उसकी डिमांड डाउन है, लेकिन हम फिर भी ग्रो कर रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि हम अपने बैक ऑफ नए ऑर्डर्स, नए कस्टमर्स और नए प्रोडक्ट, उसके बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं और आगे भी ग्रो करेंगे। और ओवरऑल हमारा 15 से 20% का ग्रोथ का परसेंटेज रहेगा इन वॉल्यूम टर्म्स, और वो हम मेंटेन करेंगे। एक्सपोर्ट मार्केट की बात जहां तक करें, देखिए अभी जो चल रहा है, अभी भी हम जो अचीव कर रहे हैं वो हाईएस्ट एवर सेल्स हम एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं RKFL के हिसाब से। अगला क्वार्टर भी ऐसा ही रहेगा या थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट जनवरी क्वार्टर से बहुत अच्छा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ये जब मैं गाइडेंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, अच्छा खेतान सर, ठीक है, एक्सपोर्ट मार्केट थोड़े से चैलेंजिंग सिनेरियो से गुजर रहे हैं, ठीक है, वो जब सुधरे आप, क्योंकि रेलवेज को केपेक्स से जुड़ी हुई कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सप्लाई करते हो, और पता नहीं इस समय कहा जा रहा है कि केपेक्स टीम लूज कर रहा है, चाहे वो इवन गवर्नमेंट केपेक्स हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो। क्या आपने भी ऐसा कुछ विटनेस करा? सरकारी गैर सरकारी साइड कुछ स्पेंड्स पे धीमापन आ रहा है, हाथ तंग हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं देखिए, रेलवे पे कैपेक्स कम होने से हमारे को डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। जो लोग डायरेक्ट दे रहे हैं ना हो, आपकी ऑर्डर बुक कह भी रही है ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है। मैं जनरली समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप जो एनवायरमेंट से समझ पा रहे हो। यस, तो देखिए पहले हाफ में गवर्नमेंट का स्पेंड कम था, ये तो जग जाहिर है और सारे डेटा बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का स्पेंड कम था। मेन रीजन मेरे ख्याल से इलेक्शंस थे, और सेकंड हाफ सभी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की स्पेंड बढ़ेगी। अगर वो एक्चुअल में होता है तो इकोनॉमिक
एक्टिविटी में तेजी आएगी और जो चीजें अभी दिख रही हैं वो यहाँ से काफी बेहतर दिखेगी H2 के परफॉर्मेंस में लोगों के, और वो अक्रॉस द इंडस्ट्री होगा, नॉट केवल हमारे या रेलवे कंपनियों में। अच्छा, Q2 के ऑर्डर इनफ्लोज 1522 करोड़ के, Q1 में मेरे ख्याल से वो 1680 करोड़ रुपए थे, तो थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, लेकिन अपने आप में स्ट्रांग ऑर्डर एक्विजिशंस हैं। कोई ठंडा पड़ने के पीछे रीजन है कि मैं बिना बात के टटोल रहा हूं? दूसरा, इस समय टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक खड़ी कहां है, कितने पीरियड में एग्जीक्यूट करना है हमको, और ये जो रन रेट पकड़ा है हमने 1500-1600 करोड़ रुपए का, ये सस्टेनेबल है क्वार्टरली बेसिस पे? ये देखिए 1500 करोड़ का जो ऑर्डर है ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आशीष जी, ये ओवर अ पीरियड ऑफ 4 साल एग्जीक्यूट होते हैं। तो आप अगर बात करो तो इस 1500 का इम्पैक्ट एनुअली 380 करोड़ रुपए होता है। हाँ। उसी तरह 1600 करोड़ में 400 होता है, मोटा मोटा मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये काफी सस्टेनेबल है जो हमको ऑर्डर मिल रहे हैं, बिकॉज ऐसे RFQ काफी लाइन में और ये ऑर्डर विन आते रहेंगे, और हमें आगे की विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी दिख रही है, और खासकर एक्सपोर्ट मार्केट में, क्योंकि नए कस्टमर ऐड हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं। हमको एक्सपोर्ट मार्केट इन टर्म्स ऑफ नए ऑर्डर बहुत अच्छा लग रहा है, और आने वाला समय हमको लगता है इसमें काफी ज्यादा अच्छी एडिशंस होंगे। बोर्ड ने 57.5 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट मंजूर करा है, एल्यूमिनियम फोर्जिंग कैपेसिटी जमशेदपुर में खड़ी करेंगे, जो प्राइमरली ईवी सेगमेंट को कैटर करेगी। केदार सर, ऑलरेडी ईवीज को तो हम कैटर कर रहे हैं ना, और ये जो एडिशनल कैपेसिटी आ रही है इसके लिए क्या ऑलरेडी टाई अप्स इन प्लेस है? यस, देखिए अभी तक हम अल्युमिनियम प्रोडक्ट में नहीं थे, हम ईवी को कैटर कर रहे थे हमारी फोर्जिंग से, जो हमारी स्टील फोर्जिंग से ईवी सेक्टर को। अब हम अल्युमिनियम फोर्जिंग से भी ईवी सेक्टर में करेंगे, क्योंकि अल्युमिनियम फोर्जिंग का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है ईवी सेक्टर में। तो ये हमारे ईवी इनिशिएटिव को ऐड करेगा, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जब ये अगले साल प्रोडक्शन में आएगा अल्युमिनियम फोर्जिंग, तो हम ईवी सेक्टर में काफी ज्यादा बेनिफिट कर पाएंगे। और पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी पोटेंशियल है अल्युमिनियम फोर्जिंग में। तो फिर एज एट Q2 एंड मैं देख रहा था 2.67 लाख टन्स की हमारी कैपेसिटी, हमारे प्लान्स थे FY25 में कैपेसिटी 3.93 लाख टन्स ले जाने की, अभी तो काफी गैप है जिसे ब्रिज करना है। हाँ, हमारी काफी देखिए कैपेसिटी एडिशन काफी समय से चल रहा है, और हम काफी प्रोग्रेस कर रखे हैं। जैसे कुछ कैपेसिटी फेज एंड पे स्टार्ट होने की, और मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी मार्च 2025 तक आ जाएगी। तो मतलब हम ये ऑलमोस्ट इन टारगेट्स के इर्द गिर्द होंगे, ऐसा आप कह रहे हो? यस, हाँ जी। ओके, और इस समय यूटिलाइजेशन लेवल्स क्या चल रहे हैं हमारी कैपेसिटीज के? तो करंट कैपेसिटी की बात करें तो करीब 86% यूटिलाइजेशन लेवल है, लेकिन ये कैपेसिटी आ जाएगी तो ये थोड़ा नीचे जाएगा, डाउन। हाँ, वो ठीक है। ओके, अच्छा, ये जो ऑर्डर बुक वगैरह की अपन चर्चा कर रहे थे, एक हाल में वो टीटागढ़ के साथ कंसोर्शियम ने एक लेटर ऑफ अवार्ड पाया है, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ फोर्स्ड व्हील्स इंडियन रेलवेज के लिए 2000। ये इसमें कुछ आपको स्पेंड भी करना है क्या, और कब से ट्रिकलिंग शुरू होगा पैसा इस जेवी का? आपका उस जेवी में शेयर क्या है? तो ये जेवी देखिए गवर्नमेंट का 20 साल का टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट है, 80,000 व्हील पर एनम सप्लाई करने का। लेकिन हमने जो कैपेसिटी यहाँ डिसाइड की लगाने की, वो 2,28,000 व्हील हम लगा रहे हैं। ये एक जेवी, एक अलग एसपीवी बनाई गई है, उसमें काम हो रहा है, और 2,000 करोड़ रुपए का कॉस्ट है, जिसमें करीब 600 करोड़ रुपए हमारा इक्विटी कंट्रीब्यूशन होगा दोनों पार्टनर का मिलाकर। हमारा 51% है, टीटागढ़ का 49% है, तो करीब 300 करोड़ रुपए दोनों आदमी को डालने पड़ेंगे, 300 करोड़ ईच। और उसमें से करीब हमने करीब 250 करोड़ रुपए डाल चुके हैं अभी तक, मतलब 350 करोड़ रुपए और डालने इस प्रोजेक्ट में हमारी तरफ से। नहीं, तो आप कह रहे हो 80,000 व्हील सेट्स एनुअली सप्लाई करना है? हाँ, इंडिया और आप कैपेसिटी लगा रहे हो 2,80,000 की, क्यों? 2,28,000 की। देखिए यहाँ पे इंडिया में फोर्ज व्हील शेड का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। गवर्नमेंट अभी तो केवल अदर देन रेलवेज आल्सो, ऐसा कह रहे हो आप क्या? नहीं, रेलवे में भी है, अदर देन रेलवे भी है, दोनों है। आप जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनके यहाँ भी रिक्वायरमेंट है, जैसे टीटागढ़ की भी खुद की रिक्वायरमेंट है, एलएसटम की भी रिक्वायरमेंट है, सीमेंस की भी है, एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी है। इंडिया ने अभी क्या कर रहे हैं कि हम केवल पैसेंजर जो ट्रेन है उसमें हम व्हील शेड लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया को अपनी स्पीड बढ़ानी है, हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ला रहे हैं। तो हमको अगर स्पीड बढ़ानी है तो हमको कास्ट व्हील से फोर्ज व्हील पे हर जगह जाना पड़ेगा, और उस समय अगर हम वो डिसाइड जिस दिन कर लेंगे वो तभी करेंगे जब हमारे पास व्हील की अवेलेबिलिटी होगी। इंडिया में आज की अवेलेबिलिटी नहीं है, इंडिया को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंडिया चाहता है कि चाइना पे डिपेंडेंस कम हो, इसलिए ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। एंड अगर ये सक्सेसफुली चालू होता है तो व्हील की डिमांड निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, इस बार का वो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो मुनाफे का आंकड़ा एकदम बदला बदला नजर आएगा।
80 करोड़ से बढ़ के 183 करोड़ रुपए। उसमें ध्यान रखिएगा 100% स्टेक इनका जो था होली ओन सब्सिडरी ग्लोब ऑल इंडिया सर्विसेज हॉस्पिटैलिटी आर्म था इस कंपनी का, रामकृष्ण फोर्जिंग्स का। नॉन कोर था, बेच दिया 128 करोड़ रुपए कैश कंसिडरेशन में। कितना डेट था उसका? और आपकी अब बैलेंस शीट का क्या हाल है खेतान सर? आप जो केपेक्स में भी पैसा भी झोंकने की बात करो टीटागढ़ में और एडिशनल स्पेंड्स करने वाले हो, बैलेंस शीट का हाल क्या है? और ऐसा कुछ और भी नॉन कोर पड़ा है क्या अपने पास? नहीं, अपने पास नॉन कोर, और एक ही नॉन कोर था आशीष जी, जो हमने बेच दिया। और हम फोकस करना चाहते हैं कोर पर ही। और क्योंकि देखिए ये बैंडविड्थ के इश्यू होते हैं, नॉन कोर में मार्जिन भी इतना नहीं था, एंड एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे हमने इसको बेचा है। तो और बैलेंस शीट की बात करें तो हमारा जो डेट लेवल है करीब आज के दिन जहां तक मेरे को पता है करीब 1200 करोड़ का डेट लेवल है कंसोल लेवल पर। और डेट इक्विटी की बात करें तो हम 0.5:1 के नीचे हैं काफी डेट इक्विटी, और डेट एबिटा 1.1 के आसपास है। और हम कंफर्टेबल हैं अगर डेट एबिटा 1:1 रहता है और डेट इक्विटी 0.5 पे रहती है तो हम कंफर्टेबल हैं डेट लेवल पर। हाँ, अच्छा वैसे तो प्रमोटर्स का स्टेक कांस्टेंट रहता है 43 दशमलव समथिंग समथिंग, आमतौर पे हर क्वार्टर देख रहा था। ये हाल में प्रमोटर्स ने खुले बाजार से माल खरीदना शुरू कर दिया है। वो राधिका जलान जी ने 11,000 शेयर्स खरीदे। प्रमोटर की बाइंग वाइंग, मतलब आप लोग को वैल्यूएशन अच्छा लग रहे हैं क्या? देखिए हमारे प्रमोटर्स की एक ही पॉलिसी की अगर पैसा है तो अपने ही शेयर खरीदो, अपने ही शेयर में इन्वेस्ट करो। और राधिका जी की जहां तक बात कर रहे हैं वो मुहूर्त ट्रेडिंग में 11,000 मुहूर्त के हिसाब से खरीदे गए हैं। वो मुहूर्त में इसलिए खरीदते हैं कि आने वाला साल अच्छा जाएगा, ऐसा है क्या? निश्चित रूप से। चलिए जलान सर, खेतान सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आउटलुक बातचीत करने के लिए। यहाँ से सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट, ऑर्डर एक्रीशन स्ट्रॉन्ग, FY26 मार्जिन्स काफ़ी बेहतर प्रोफाइल होगी, रीसेंट एक्विजिशंस फुल थ्रस्ट पे आपको नजर आएंगे, और बढ़िया केपेक्स वेपेक्स भी ये कंपनी करती हुई, बैलेंस शीट कंफर्टेबल। तो ये ऐसे देखने में तो, और प्रमोटर्स की बाइंग, तो सारे चेक बॉक्स तो टिक हो रहे हैं। पर सिर्फ ये नहीं ना, वैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट है। लेना चाहिए, मूड माहौल कैसा है, इस पे बातचीत करने के लिए ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। ये मेयर कोइंसिडेंस है कि आप कोलकाता वाली कंपनी ट्रैक करते हो राजेश जी? सर ऐसा कोई वो तो एक लगाव तो होता ही है अपने स्टेट से, और वैसा हम करते हैं तो पूरी इंडिया की जो भी अच्छी कंपनियां होती हैं उसे ट्रैक करते हैं। और कलकत्ता वाले के खास लगाव रहता है, एक दिलीप कनेक्शन रहता है। वो लगाव अपनी जगह, लेकिन मैं जानता हूँ बड़ा सा आपको बढ़िया सी ऑनेस्ट ओपिनियन मिलने वाली है। बढ़िया कंपनी स्ट्राइक करते हैं तो रामकृष्ण फोर्जिंग्स उस कड़ी में है कि नहीं है, और रामकृष्ण फोर्जिंग्स पे व्यू क्या बनता है राजेश जी? देखिए फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट ऑन दैट। पहले ये प्योर फोर्जिंग की कंपनी थी जो अब अपनी पूरी प्रोफाइल चेंज करके असेंबली सॉल्यूशन तक जा रही है। प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन होता है, वैल्यू चेन में बढ़ रही है, मार्केट शेयर गेन होने की बात हो रही है। ईवी में ये लोग एंटर कर रहे हैं, एल्यूमिनियम फॉर्जिंग वगैरह की नए प्लांट लगा के, जिसकी मेरे ख्याल से 3,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी आने वाली है FY26 तक। तो इन सब चीज़ों से इनके रेवेन्यू में, मार्जिन्स में अच्छी बढ़त हो जाएगी, और मुझे लगता है यहाँ से अच्छा ग्रोथ होगा। और ये जो पिछले कुछ दिनों से हम गिरावट देख रहे हैं स्टॉक में बाजार के कारणों से, इनफैक्ट वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करने का। इसमें हमारी कवरेज बहुत दिनों से रही है, कई वर्षों से रही है रेदर कहूँगा तो। उस समय तो बहुत नीचे के लेवल्स में स्टॉक ट्रेड किया करता था, लेकिन आज की डेट में भी मैं समझता हूँ कोई खरीदारी करता है तो मोटा मोटी 15 से 18% का रिटर्न इन्हें आने वाले 6 से 9 महीने में तो हो ही सकते हैं, बट लंबी अवधि में बहुत अच्छे रिटर्न हो सकते हैं। बढ़िया है भाई साहब, इस गिरावट में एक्यूमुलेट करने वाला सॉलिड पेडिग्री का स्टॉक हो सकता है रामकृष्ण फोर्जिंग्स। अरे सर,